नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए काफ़ी सारी अनकॉमन बातें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपसे वेल कनेक्टेड है, क्योंकि वो जस्ट इवेंट अकर होने वाला है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को बजट फाइनेंशियल ईयर 23-24 को रोल आउट करने के बारे में प्रपोज किया है। उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें हमारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बजट को लेकर, जिसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे टैक्सेशन और फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स से, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आज भी एक ऐसा सेक्शन लेकर आए हैं जिसको सुन के शायद आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा क्या, और शायद आपको एक अच्छी टिप भी मिल जाएगी। तो उसको हम आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या आस्क हैं और क्या क्या सजेस्टिव प्रपोजल्स और चेंजेस हम ला सकते हैं, या क्या क्या सजेस्टिव चीज़ें हैं जो हम शायद एक तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एक्सपेक्टेशन से। हमारा जो पहला एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो ये है कि आप लोग काफ़ी टाइम से ATC का डिडक्शन ले रहे हैं आपके ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न में। ये जो डिडक्शन है ये अभी एट प्रेजेंट 1,50,000 यानी 1.5 लाख तक का छूट है जो आपको मिलता है। बट ये जो छूट है ये 2014-15 का प्रपोज्ड है, और मेरे हिसाब से और हमारे ख्याल से शायद इस बजट में इस लिमिट को बढ़ा दिया जाए, और हमारा ऐसा रिकमेंडेशन भी है कि इसको बढ़ा करके अब 2.5 लाख कर देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट है और इस ब्रैकेट में काफ़ी क्षमता है इसको बढ़ाने की। सेकंड जो हमारा एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द बजट, इट कम्स टू द इनकम टैक्स स्लैब रेट। जी हाँ, इनकम टैक्स स्लैब रेट आज जो भी सैलरीड बंदा है उसको 3 से 4 साल अगर हो चुके हैं किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में या नॉर्मल कंपनी में भी काम करते करते, तो वो 30% के स्लैब रेट में आसानी से पहुंच जाता है। जबकि जब ये 30% का स्लैब रेट लाया गया था तब इससे ये एक्सपेक्टेशन रखा गया था कि ये सुपर रिच सेगमेंट पे एप्लीकेबल हो और उनसे टैक्स की प्राप्ति हो। बट एक्चुअल में क्या हुआ, ये आज की डेट में मीडियोकर और मिडिलमैन पे भी अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है। तो इसके रीज़न से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 30% स्लैब रेट है इसको ले जाना चाहिए उन सुपर रिच सेगमेंट के लिए जिसके लिए ये बना था, और ये जो इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी नेट इनकम शायद 50 लाख से भी ऊपर है। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो हमें बजट से एक्सपेक्टेड है। हमें ऐसा लगता है कि जो छूट आपको ATB और ATTTA में मिलती है, जो कि एक बहुत ही छोटी छूट कहलाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ATB जो है उसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड जो भी आपके फ़ायदे हैं या छूट है वो आप क्लेम कर सकते हैं अंडर योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये जो छूट है ये एट प्रेजेंट 3 भाग में बांटी गई है, 25,000, 50,000 और 75,000। तीनों की तीनों जो स्लैब्स हैं वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी छोटे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि शायद इसमें 25% मतलब 25,000 से और बढ़ोतरी की जा सकती है इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव स्लैब्स। अब हम बात करते हैं ATTTA की, जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स का जो आपको ब्याज आता है। वो आपको पता है सरकार सिर्फ उस पर 10,000 तक का आपको छूट देती है इनकम टैक्स में। उसको आपका इनकम तो कंसिडर करती है क्योंकि वो एक्चुअल में आपका इनकम है, पर उस पर छूट सिर्फ 10,000 मिलती है। तो हमारे हिसाब से इसको और 15,000 बढ़ा करके माने 25,000 तक तो कम से कम लाना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड आस्क और एक थर्ड सजेशन हो सकता है, और हमारा एक थर्ड एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है इस बजट से। फोर्थ जो हम पॉइंट कंसिडर करना चाह रहे हैं वो है थोड़ा अलग सेगमेंट से। मतलब आप जो होम लोन लेते हैं और उस पर जो आप ब्याज देते हैं और जो मूल देते हैं, दोनों की आपको छूट मिलती है इनकम टैक्स एक्ट में। पर जो ब्याज है उसका एक अलग सेक्शन में आपको छूट दिया जाता है, और ये जो छूट आपको मिलता है ये अप टू 2 लाख मिलता है एट प्रेजेंट। पर हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख कर दिया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनका दाम भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है, और जो इंटरेस्ट रेट हैं होम लोन से वो भी बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको भी बढ़ा देना चाहिए, और इसको बढ़ा करके कम से कम 3 लाख तक तो लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन एक और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। बेसिकली हमको ऐसा लगता है कि जो रियल एस्टेट सेगमेंट है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, अगर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो कि किया जाना चाहिए, जो कि करा जाएगा इस वाले बजट में, तो GST रेट्स जो हैं उससे रिलेटेड उनको शायद और ज़्यादा रेगुलराइज और लोअर कर दिए जाए और काफ़ी ज़्यादा रैशनलाइज कर दिए जाए, जो हमें ऐसा लगता है कि शायद किया जाएगा।
फिफ्थ जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस बजट से, वो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मुद्दों पे रखना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर इनको और सिंप्लीफाई और ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया जाए, अगर इनको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, जो कि अभी भी सरकार कोशिश कर रही है करने की, पर शायद इस बजट के बाद हमें उसका एक पाथवे डिफाइन हो जाए, हमें समझ में आ जाए वो चीज़ें। और अगर ऐसा होता है तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने में। तो जो उछाल हमने सेंसेक्स में 2022 में देखी, शायद वही हमें 2023-24 में भी देखने को मिल जाए। सो दीज वर द एक्सपेक्टेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अच्छा ऐसा क्या सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम शायद आपको एक ऐसी टिप दे पाएँ जो शायद आपकी मदद कर पाए। तो वो टिप ये है दोस्तों कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो बजट है ये ज़्यादा फोकस करेगा एडटेक सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, रियल एस्टेट सेक्टर पे और टेक्सटाइल सेक्टर पे। तो इससे रिलेटेड जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्री बजट, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ पोस्ट बजट। जैसे फॉर एग्जांपल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक छोटी सी जो टिप दी है उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देना चाहूँगी कि दिस इज़ ओनली आवर एडवाइस एंड यू कैन कंसिडर द स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलिजेंस। सो थैंक यू।